आज कार्बन एवं उसकी यौगिक के दूसरे पार्ट में आगे के टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे दिया हुआ है परक्रियात्मक समूह। परक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके और कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करते हुए उस श्रृंखला में जुड़ते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके इस हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर जो परमाणु जुड़ेंगे उसे क्या कहेंगे? अपने क्रियात्मक समूह कहेंगे या विषम परमाणु कहेंगे। या विषम परमाणु जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरे प्रकार का जो परमाणु होगा उसे क्या कहेंगे? अपने विषम परमाणु कहेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरा परमाणु जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? विषम परमाणु कहलाता है। यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणु का समूह हो सकता है जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करता है। यानी कि ये विषम परमाणु क्या हो सकते हैं? या सिंगल परमाणु हो सकता है जैसे कार्बन का, ऑक्सीजन का हो सकता है। इसके अलावा ये कई परमाणुओं का समूह हो सकता है। जो क्रियात्मक समूह होगा वो कई परमाणुओं का समूह हो सकता है या एक सिंगल परमाणु हो सकता है जो कार्बन यौगिकों की अभिक्रियाशीलता और विशिष्ट गुण प्रदान करता है किसको? कार्बन श्रृंखला को। इसे हम क्या कहते हैं? परक्रियात्मक समूह या इनको क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये कार्बन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कुछ विशिष्ट गुण दे देते हैं इनके जुड़ने से। इसमें कुछ विषम परमाणु दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें विषम परमाणु कौन से हैं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। ये सिंगल परमाणु हैं। और ऐसे परमाणु जो समूह में होते हैं जैसे OH है, इसको अल्कोहल कहते हैं। एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। CHO समूह कहते हैं इसमें, CHO समूह, ये एल्डिहाइड समूह है। कीटोन समूह है, ये इसमें कार्बन से डबल बंध से ऑक्सीजन जुड़ता है और सिंगल बंध से अन्य परमाणु जुड़ते हैं। इस प्रकार ये एक कीटोन समूह है। आगे इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है जैसे COOH, ये समूह होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ये कई परमाणुओं का समूहित एक क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार से एल्कीन और एल्काइन ये भी क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो ये जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जुड़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला में जुड़ते हैं, तो उन कार्बन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या है? विशेष गुण पैदा कर देते हैं, विशेष गुण उसमें ला देते हैं। इस कारण क्या ये नई गुणों वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। सजातीय श्रेणी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सजातीय श्रेणी पर यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह से अगर वो हाइड्रोजन परमाणु को क्या प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक जाति की श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ CH4 है, अगर इसमें OH समूह जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा और CH3OH बन जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका मेथेनॉल बन जाएगा। इसी प्रकार मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है। तो इसमें जो OH समूह है वो क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। तो ये जो श्रेणी है ये क्या होगी? सजातीय श्रेणी कहलाएगी। यानी एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा क्या है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। एक ही क्रियात्मक समूह है अल्कोहल, और ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्या है? एक अल्कोहलिक ग्रुप बना रहा है, यानी अल्कोहल का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार की श्रेणी क्या कहलाती है? सजातीय श्रेणी कहलाती है, जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा क्या किया जाए? प्रतिस्थापित किया जाए। यानी इसमें सारे जो क्रियात्मक समूह होंगे वो क्या रहेंगे? समान रहेंगे। तो ये सजातीय, एक ही जाति से आने वाले क्रियात्मक समूह हैं। आगे सामान्य सूत्र
अब इसमें देखिए सजातीय श्रेणी में उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। अगर जैसे मान लो CH4 है, CH4 में एक ही कार्बन है, इसी प्रकार C2H6 बनेगा, तो इसमें एक कार्बन बढ़ गया और दो हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इसमें क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, एक CH2 का अंतर आ रहा है। तो CH2 यानी कि इसका अगर मान लो अपने अणु द्रव्यमान निकालें तो कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो कितने हो जाएंगे ये 12 प्लस 2 यानी कि 14U। तो इसका अंतर कितना आएगा, 14 द्रव्यमान का अंतर आएगा। हर एक मेथेन और एथेन के बीच में 14 द्रव्यमान का अंतर आएगा, यानी कि एक CH2 समूह जुड़ता जाएगा। और ये भी क्या है, सजातीय श्रेणी की में आती है। अब जैसे जैसे समान रासायनिक गुण धर्म और अणु द्रव्यमान बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनके भौतिक गुण धर्म भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। जैसे मान लो मेथेन का भौतिक गुण धर्म अलग है, अब इसमें अगर CH2 और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा, यानी कि ये एथेन बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक और CH2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, CH3H8 बन जाएगा। तो ये मेथेन है, ये एथेन है और ये प्रोपेन है। तो इस प्रकार हर श्रेणी में क्या CH2 समूह जुड़ रहा है, और जैसे जैसे इनके CH2 समूह या इनका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि 14 द्रव्यमान क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, 14 द्रव्यमान जुड़ रहा है हर श्रेणी में। तो इस प्रकार क्या होगा, उनके जैसे जैसे वो एथेन, मेथेन और प्रोपेन बनते जाएंगे तो उनकी भौतिक गुण में भी क्या आती जाएगी, भिन्नता आती जाएगी। यानी कि पहले अगर ये गैसीय है तो वो द्रव, आगे वाले द्रव बनते जाएंगे, उससे आगे उतने वो ठोस बनते जाएंगे। उनकी भौतिक गुणों में क्या आती जाएगी, धीरे धीरे भिन्नता, जितनी श्रृंखला, जितनी कार्बन श्रृंखला लंबी होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता जाएगा। अब देखते हैं अपने कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति में क्या है कि कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या याद करती हैं। अब देखो जिसमें कार्बन 1 है वो उसको क्या बोलते हैं, मैथ कहते हैं। कार्बन 2 है उसको एथ कहते हैं। कार्बन 3 है उसको कहते हैं प्रोप कहते हैं। कार्बन 4 उसको क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। कार्बन 5 उसको क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। कार्बन 6 है उसमें हेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपको कार्बन श्रृंखला के अंदर नाम उनको याद रखने हैं कि कार्बन 1 है तो वो क्या है, मैथ कहलाएगा। कार्बन 2 है तो वो एथ कहलाएगा, और 3 है तो प्रोप कहलाएगा, 4 है तो ब्यूट कहलाएगा। अब उसमें क्या है कि जो पूर्व लगन और अनुलगन है, जिस प्रकार से हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार से इसमें पूर्व लगन और अनुलगन होते हैं। यानी कि ऐसे क्रियात्मक समूह जो नामकरण में पहले लगते हैं, नाम में पहले आएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, पूर्व लगन कहेंगे। और जो नाम के पीछे आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, अनुलगन कहेंगे। यानी एक प्रकार से जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय और आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार क्या है, पूर्व लगन जो पहले लगते हैं नामकरण में उन्हें क्या कहते हैं, पूर्व लगन, और जो पीछे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुलगन। इसमें हैलोजन जो है, हैलोजन क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, मैथिल है, और C2H5 यानी एथिल है। ये क्या है, पूर्व लगन के अंदर आते हैं। इनका जब भी नामकरण आएगा ये पहले लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन की श्रृंखला है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें हाइड्रोजन है। तो C3H7Cl यानी कि ये जो बना है C3H8 से बना है, यानी कि यहाँ पर Cl2 जुड़ा है और HCl इसमें निकल गया है, और ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है। हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने से ये क्या बन गया, C3H7Cl। यानी अब इसमें नामकरण में क्या आएगा, जो ये जो क्लोरीन है इसका नाम पहले बोला जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, पहले इसको बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे, क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, इसको बोलेंगे प्रोप। क्या कहेंगे, प्रोप। और सभी में क्या है, सिंगल बंध जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बंध के पीछे क्या लगता है, एन लगता है। उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से आप, यानी कि जो हैलोजन है ये हमेशा क्या लगते हैं, पूर्व लगन लगते हैं, पहले इनका नामकरण आएगा। इसी प्रकार ब्रोमीन लगा होगा,
तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। आयोडीन लगा होगा तो आयोडोप्रोपेन। इसी बात से फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोरोप्रोपेन। यानी कि जो हेलोजेंस हैं वो हमेशा क्या लगेंगे, पूर्व लगन के रूप में आएंगे नामकरण में। क्रियात्मक समूह में पूर्व लगन अनुलग्न को दर्शाएगा, पहले दर्शाया जाता है, जिसमें हेलोजन को दर्शाया जाएगा वो पूर्व लगन के रूप में, और जो अन्य जो क्रियात्मक समूह होंगे आगे पढ़ेंगे उनको क्या लिखेंगे, अपने अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। इसका नामकरण देख लिया। आगे देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल जो है इनको हमेशा अनुलग्न नामकरण में क्या आते हैं, ये अनुलग्न आता है, और एल्कोहल का जो साइन है उसे बोलते हैं OH। OH समूह बोलते हैं ये क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH समूह है। और जब भी ये नामकरण में आएगा तो पीछे क्या लगेगा, अनुलग्न में ओल लगेगा। जैसे ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं इसको, प्रोप। और पीछे क्या लगेगा, ओल, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन, और पीछे क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा। ये 3 कार्बन चाहिए तो प्रोपेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन, और पीछे क्या लग जाएगा, ऑल, तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से जो एल्कोहल है इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह है OL, उसको किस रूप में लिखेंगे, अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन की श्रृंखला को बोलेंगे प्रोप, प्रोपेन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसको क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और OH लगने के कारण इसको बोल देंगे प्रोपेनॉल। तो इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेनॉल। जब OH समूह लगा होगा और उसमें कार्बन को गिनना है, और जितने कार्बन होंगे उसके पीछे क्या लगाना, आपको ओल लगाना है, और उसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसी तरीके से एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह में क्या लगेगा, पीछे नेल लगेगा। अब नेल लगाने के लिए एल्डिहाइड समूह क्या होता है, CHO समूह लगेगा। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन की चेन है, तो क्या है इसका नाम, प्रोपेन, प्रोपेन। और लगेगा क्या पीछे, ए लगेगा तो इसके ऊपर मात्रा लग जाएगी, और ये हो जाएगा प्रोपेनेल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। तो ये आपको ये ग्रुप दिख रहा है CHO समूह, इसमें कार्बन से इसकी जो संयोजकता संतुष्ट हो रही है, 4 संयोजकता, कार्बन के 4 बंध, इसमें ऑक्सीजन से 2 बंध बन गए, हाइड्रोजन से 1, और ये 4। तो इस तरीके से ये क्या है, जो एल्डिहाइड समूह है वो अगर जुड़ा होगा, CHO समूह जुड़ा होगा, तो वो पीछे क्या लगेगा, अनुलग्न के रूप में नेल लगेगा, तो प्रोपेनेल बन जाएगा इसका, प्रोपेनेल, एल लग जाएगा, कह सकते हैं प्रोपेन तो है ही, और एल लग जाएगा तो प्रोपेनेल हो जाएगा। इसी प्रकार से कीटोन समूह है। कीटोन समूह में पीछे लगेगा नॉन या ऑन लगेगा। जैसे मान लो 1 2 3 समूह है, तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन है, तो पीछे लगेगा नॉन, यानी NONE, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। ये कीटोन समूह है। कीटोन समूह क्या होता है, जिसमें यहाँ ऑक्सीजन लगी है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, इस तरीके से डबल बंध से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इसका नाम, इसका जो समूह होगा वो कार्बन डबल बंध से ऑक्सीजन जुड़ के सिंगल बंध से, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन, तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। और CO समूह को, CO समूह क्या बोलेंगे, ऑन, पीछे लगेगा ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो कीटोन समूह में क्या आएगा, प्रोपेनॉन। ये कीटोन समूह हमेशा बीच में ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच में ही आएगा, COO, इस तरीके से ये समूह जुड़ा होगा, ये होगा प्रोपेनॉन। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है, तो अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा, ओइक अम्ल, क्या लगेगा, ओइक अम्ल लगेगा। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन, तो प्रोपेन का ओइक लग जाएगा तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। जो प्रोपेन है तो इसके पीछे OE लग जाएगा, तो क्या लग जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरीके से इसका नामकरण अपने कर सकते हैं। ये अनुलग्न है, जो ओइक अम्ल कहाँ लग रहा है, नामकरण में पीछे लगेगा। जैसे ये लिख रहा है यहाँ पर ओइक अम्ल पीछे लग रहा है, तो प्रोपेन के पीछे लगेगा तो प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। इसी प्रकार एल्कीन है। एल्कीन में अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा, ईन लगेगा, क्या लगेगा, ईन। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, हमेशा डबल बंध होगा, तो वो ईन कहलाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पर डबल बंध लगा हुआ है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बंध है, तो ये कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 पूरी हो रही है,
तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन, प्रोप हो गया। और डबल बंध को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसका नामकरण हो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यानी 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और डबल बंध अगर लगा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच उसको क्या बोलेंगे, इन। उसका नाम इन पीछे लगेगा अनुलग्न में, तो प्रोप के पीछे इन लगते ही क्या बनेगा नाम, प्रोपीन। इस तरीके से इसका नामकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोपाइन है, प्रोपाइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, त्रिबंध होगा, और पीछे क्या लगेगा, आइन लगेगा। क्या लगेगा, अनुलग्न ग्रुप में आइन लगेगा। तो कार्बन कितने, 1 2 और 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोप, और पीछे क्या लगे इसके, आइन। तो क्या शब्द बन जाएगा, प्रोपाइन। तो इस तरीके से अपने क्या है इसका नामकरण कर सकते हैं, क्या लगाकर, अनुलग्न लगाकर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर कोई यौगिक का नाम पूछ सकता है इस तरीके से, तो आपको बताना है कि ये प्रोपेन है, प्रोपीन है, या प्रोपाइन है, या एल्कोहल है, या एल्केनेल है। इस तरीके से इसमें आप नामकरण कर सकते हैं। आगे आपने देखेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण धर्म क्या है। सबसे पहला है दहन। दहन क्या होता है कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा, और साथ में क्या बनता है, प्रकाश बनता है। तो कार्बन और उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन का प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश क्या इसमें मुक्त होता है। अगर जब किसी कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसमें ऊष्मा निकलेगी, और साथ में क्या निकलेगा, प्रकाश, और साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर वायु की उपस्थिति में जलते हैं, तो जलने पर वो नीली स्वच्छ ज्वाला देते हैं। याद रखना आपको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलेंगे, यानी जिस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होते हैं, वो जब हाइड्रोकार्बन जलेगी, तो उसमें क्या होगी, जो जलने पर ज्वाला किस रंग की होगी, नीले रंग की होगी। अगर इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करें, तो धुएं वाली यानी पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, कजली, कजली बोल सकते हैं। इसमें काले रंग की ज्वाला निकलेगी, इसमें धुआं ज्यादा निकलेगा, कजली ज्वाला निकलेगी। क्योंकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है इसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होती है। और वायु की उपस्थिति में क्या है, कार्बन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता। तो जब कार्बन पूर्ण रूप से नहीं जलेगा, तो वो क्या करेगा, धुएं वाली पीली ज्वाला के रूप में जलेगा। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, पीली ज्वाला के रूप में जलता है, इसमें धुआं अधिक होता है। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो नीली ज्वाला या स्वच्छ ज्वाला के रूप में निकलता है, यानी कि इसमें धुआं कम होता है, यानी कालापन उसमें, कालिक कम होती है। अगर आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दहन करोगे, तो बर्तन के काले होने के चांस क्या है, ज्यादा रहते हैं। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बर्तनों पर कालिक नहीं जमती है। आगे आपने देखें दूसरा इसका गुण है, वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या बदला जाता है। अब ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल को अपने क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। अब ये ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन आपको नहीं दिख रही जुड़ती हुई, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। लेकिन यहाँ जो ये जो आपने जिसकी उपस्थिति में ये अपने अभिक्रिया करवा रहे हैं, ये क्या है, एक्चुअल में ऑक्सीकारक हैं। ये क्या है, ये ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो समय अपचित होकर दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। यानी कि इसमें देखो आप 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, और उत्पाद में कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। जहां 6 हाइड्रोजन थे, वहां पर क्या है, 4 हाइड्रोजन है। तो इसमें हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। तो मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो ये भी क्या है, एक ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन निकला है और ऑक्सीजन जुड़ी है, तो इसका क्या हो गया, एथेनॉल का ऑक्सीकरण किसमें हो गया, एथेनोइक अम्ल में हो गया। किसकी उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार के ऑक्सीकारक होते हैं, जो क्या समय अपचित होकर क्या कर देते हैं, दूसरे का अपचयन, ऑक्सीकरण कर देते हैं। समय अपचित होकर दूसरे का ऑक्सीकरण कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। आगे है संकलन अभिक्रिया। तीसरा गुण है संकलन का, यानी कि संकलन होता है योग होना, योग होना यानी कि संयोग होना, संकलन होना यानी कि जुड़ जाना, या संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। इसमें आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें आप देख सकते हैं कि
कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बंध है। ये डबल बंध क्या होता है, इसमें एक पाई बंध होता है और एक सिग्मा बंध होता है। जो पाई बंध होता है वो क्या होता है, वीक होता है, और इसमें क्या होता है कि जो कार्बन है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या है इस बंध को तोड़ लेते हैं। अब इसमें जो संकलन अभिक्रिया में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा और एक इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगी। किसकी उपस्थिति में, निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में। ये क्या होती हैं, उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया को बढ़ाने में सहायता करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे पैलेडियम और निकल क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बनाई जाती है। ये संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे इसी अभिक्रिया में क्या होता है, वनस्पति तेल जो होते हैं, यानी कि जो वनस्पति तेल होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसमें हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनीकरण करके क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। यानी वनस्पति तेल होते हैं वो क्या होती हैं, असंतृप्त वसीय वसाएं होती हैं और इसको वनस्पति घी में इसको हाइड्रोजनीकरण करके इसको वनस्पति घी बनाया जाता है इस अभिक्रिया द्वारा। आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन यानी कि किसी दूसरे क्रियात्मक समूह द्वारा हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। इसमें क्या है, C4 मेथेन है। ये मेथेन में चारों हाइड्रोजन है और इसमें Cl2 क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित करके एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और HCl इसमें बाहर निकल जाएगा। तो CH3Cl यानी क्लोरो मेथेन बन जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्लोरीन का जुड़ना क्या लगेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी हाइड्रोजन को यहाँ से मेथेन से प्रतिस्थापित करके क्लोरीन स्वयं जुड़ जाती है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, इसके गुण धर्म क्या होते हैं। एथेनॉल के क्या भौतिक गुण धर्म है। एथेनॉल क्या है, रंगहीन, गंध और जलने वाला स्वाद है इसमें, यानी कि ज्वलनशील होता है एक प्रकार का। एक तो ये एथेनॉल क्या है, इसमें आग भी लग जाती है, जलने वाला है। स्वाद इसका क्या होता है, कड़वा होता है। और गंध इसकी रंगहीन और गंध वाला ये पदार्थ, इसमें स्मेल आदि स्पेशल, और ये रंगहीन पदार्थ होता है। जल में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। अल्कोहल वाष्पीकृत द्रव है, यानी अगर आप अल्कोहल को एक बर्तन में खुला छोड़ देंगे तो ये वाष्प बन के क्या होगी, उड़ जाएगी। तो वाष्पीकृत द्रव है ये। उसका क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन होता है। और उदासीन प्रकृति का होता है ये, ना ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये किस प्रकृति का होता है, एथेनॉल उदासीन प्रकृति का होता है। आपने रासायनिक गुणधर्म देखें एथेनॉल के, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करता है। सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है। इसमें किस प्रकार करेगा कि H+ आयन निकल जाएंगे और क्या होगा, H+ आयन निकल जाएंगे, CH3 CH2 OH- आयन बन जाएगा और साथ में क्या होंगे, H+ आयन बनेंगे। अब H+ आयन हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, सोडियम तुलना में कम अभिक्रियाशील है। तो सोडियम क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित करके यहाँ समय जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वहां से प्रतिस्थापित कर देगा एथेनॉल में से। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। जब हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया के द्वारा की जा सकती है कि वो एथेनॉल है या नहीं। अगर वो सोडियम से अभिक्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, या धातु से अभिक्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस। आगे अपन देखते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण होता है जल का निकलना। एथेनॉल में से जल को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH समूह यहाँ से निकल के क्या बना रहा है, जल कण बना रहा है। और जैसे ही ये CH2 और CH2 बनेगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बंध आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा और जल इस काणु गैस में से निकल जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। यानी कि जल का निकल जाना क्या कहलाएगा, निर्जलीकरण हो या डिहाइड्रेशन इसका हो जाता है, जल का निकलना। अब अगर हम बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की। एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये इसका सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का।
ये भी क्या है, रंगहीन द्रव है। स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा, एसिटिक एसिड। और सिरके जैसी चीज में गंधा, इसमें सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है, 391 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल को शीतलन करने में या ठंडा करने पर बर्फ में ये जम जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है। अगर एथेनोइक अम्ल को अपने ठंडा कर दें तो वो बर्फ की तरह क्या है, जम जाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपने ग्लेशियल। ग्लेशियल क्या होता है, बर्फ होती है, बर्फ को बोलते हैं ग्लेशियर। वो बर्फ के बड़े पहाड़ होते हैं, बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियल बोलते हैं, और उसको बोलते हैं ग्लेशियल। तो ये बर्फ में ये बदल जाता है। अब इसमें बात करें एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण क्या है, रासायनिक गुणों में एस्टर का निर्माण करना एस्ट्रीकरण है। अगर एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अपनी अभिक्रिया करवाएं तो इसमें जल का अणु क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा, और जो CH3CO और CS2CH3 जुड़ के क्या बनाएंगे, एस्टर का निर्माण कर देंगे। इसमें जल का अणु निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। यानी कि इसमें निकलेगा क्या, एक H निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से OH का अणु निकल के बीच में होगा, वो जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, एस्टर का निर्माण कर देगा। एस्टर का सूत्र होता है RCOOR। तो इसमें R ये CH3 है, और दूसरा R क्या है, ये मैथिल है, एथिल है। एक ये मैथिल है और ये एथिल है, दोनों समूह इसमें R होते हैं, बीच में ये COOR, ये एस्टर का सूत्र होता है। उस एस्टर कहाँ होते हैं, मीठी फलों जैसी गंध वाले जो होते हैं वो एस्टर का निर्माण करते हैं। ये मीठी फलों जैसी गंध इसमें नहीं आएगी तो एस्टर वो बोलते हैं। आगे साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या है, एस्टर का क्षार के साथ अभिक्रिया करवा के सोडियम के लवण बनाए जाते हैं, जिससे सोडियम का लवण बनाया जाता है, उसे बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस विधि से क्या साबुन तैयार किया जाता है। एस्टर में क्या है, सोडियम से अभिक्रिया करवा के सोडियम के लवण बनाए जाते हैं, और इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे इससे एसिटिक अम्ल को, तो सोडियम एसिटेट बनेगा, और ये भी क्या है, एक प्रकार की साबुनीकरण अभिक्रिया है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में काम आती है। क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसका, एसिटिक अम्ल की। एस्टर के साथ कर सकते हैं और एसिटिक अम्ल के साथ भी कर सकते हैं। आगे है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया किसकी, एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे। एसिटिक अम्ल जैसे मान लो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट से क्या करेंगे, तो आपको पता है कि जब CO3 है उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलनी। ये आपको याद रखना है कि CO3 होगा वहां CO2 के रूप में ये निकलेगी। तो क्या बन जाएगा, CO3 निकल गया इसमें से, और क्या बन गया, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा था, वो ऑक्सीजन ये OH निकल के क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ से हो गई, और एक हाइड्रोजन ये जल का अणु बना देगा। दो है ना, ये दो हाइड्रोजन है, तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और क्या बना देगा, जल का अणु। दो हाइड्रोजन है, इस तरीके से दो हाइड्रोजन निकल गई है, जल का अणु बना देगा, और साथ में क्या बनेगा, CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया एसिटिक अम्ल की, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी है, और ये एक H ये और एक H ये और ऑक्सीजन ये यहाँ की ऑक्सीजन एक, वो निकल के जल बना देगा, और क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। आगे अपने हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ये क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। साबुन क्या है, मृदु जल में यानी कि कोमल जल में ही सफाई कर सकते हैं। कठोर जल में क्रिया, कठोर जल में झाग नहीं देते, केवल क्या कहते हैं, सॉफ्ट जल में या मृदु जल में या कोमल जल में क्या या अलवणीय जल, नदियों वाला पानी होता है, मीठा पानी होता है, उसमें ही क्या ये झाग दे सकते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। सल्फोनेट के क्या होते हैं, ये सल्फोनेट के क्या होते हैं, ये लवण होते हैं। और अपमार्जक हमेशा कठोर और मृदु दोनों प्रकार के पानी में क्या झाग देता है, दोनों में सफाई कर सकता है। साबुन के अणु की बात करें अपने, तो साबुन का अणु क्या होता है, एक सिरा उसका क्या जल रागी होता है, और दूसरा सिरा उसका जल विरागी होता है। जैसे C17H35
NaONA, तो ये जो सिरा है, ये सिरा क्या कहलाएगा, जल रागी कहलाएगा, और ये सिरा, ये जल विरागी कहलाएगा। लंबा जो पूंछ वाला सिरा है वो जल विरागी होगा, और जो सिर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, जल रागी, यानी जल पानी से जुड़ने वाला होगा। साबुन की संरचना में क्या बनता है, मिशेल बनता है। तो साबुन की सफाई क्रिया में क्या, तेल जो मेल होता है, वो तेलीय होते हैं, और जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है। जल विरागी सिरा जो है तेल से संयोग करेगा, जबकि जल विरागी सिरा क्या करेगा, चारों ओर से पानी से घिर जाता है और मिशेल की संरचना बनाता है। ये मिशेल की संरचना है, जिसमें ये बीच में क्या है, मेल, तो तेल की बूंद को चारों ओर से इसने क्या है, साबुन के कणों ने, मिशेल जो साबुन के कण है उन्होंने क्या कर दिया, जुड़ के एक मिशेल की संरचना बना ली है। और ये जैसे ही पानी, ये भाग पानी से जुड़ेगा, ये बाहरी भाग क्या होगा, पानी से जुड़ेगा, और जैसे ही पानी के साथ ये कण जुड़ेंगे और ये बीच में से कपड़े में से मेल को बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से कपड़े की सफाई की जा सकती है। साबुन का मिशेल मेल को पानी से घुलाने में मदद करता है और कपड़े क्या है, साफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पानी से जब धोएंगे इसको, तो ये बाहरी भाग जो पानी से जुड़ने वाला है, ये पानी के कणों से जुड़ के इसको, मेल को कपड़ों के रेशों में से बाहर निकाल देगा। तो साबुन कठोर जल में क्यों नहीं देता, झाग क्यों नहीं देता, उसका कारण यह है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो लवण होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करके वो अघुलनशील पदार्थ एक स्कम बनाता है, यानी एक अवक्षेप बना लेता है, यानी कि बिना घुलने वाला पदार्थ बना देता है। इसे, इसके कारण क्या है, वो साबुन क्या है, कठोर जल में सफाई नहीं कर पाता या झाग नहीं देता, यानी कि वो जम जाएगा, कह सकते हैं। साबुन क्या है, झाग उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों कर नहीं करेगा, क्योंकि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं, जिससे वो अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बना देगा, जो घुलेगा नहीं, वो झाग नहीं देगा। लेकिन जो अपमार्जक है वो क्या है, कठोर जल में सफाई करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है, अघुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं, मतलब कि वो घुलनशील होते हैं। इस कारण वो क्या होते हैं, झाग दे देते हैं। इस कारण अपमार्जक क्या है, कठोर और मृदु दोनों जल में क्या है, सफाई करता है, जबकि साबुन क्या केवल मृदु या कोमल जल में क्या है, सफाई करता है। तो इस प्रकार से आप अपमार्जक साबुन व अपमार्जक में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने ये टॉपिक पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।